हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे दोस्तों कि एसएससी 2025 के लिए दीदी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी लाओ, तो जो स्ट्रेटेजी मैंने खुद फॉलो की है और जो भी की पॉइंट्स जो मुझे लग रहे थे कि एक फ्रेशर्स को जरूरी होने चाहिए, तो उस चीज को मैंने अपनी कॉपी में नोट किया और आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ। तो मैंने उस चीज को मैंने बोला था कि मैं 2-3 दिन में इंग्लिश की स्ट्रेटेजी जरूर लाऊंगी। और जो भी अपडेट होते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और एसएससी 2025 के लिए आज हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैं करती हूँ कि मैं कोई भी वीडियो देखती हूँ तो पेन कॉपी लेके बैठती हूँ, तो आप भी पेन कॉपी लेके बैठना और जो भी मैं बातें बोलूंगी उसके की पॉइंट्स को आप जरूर नोट करते रहना। क्योंकि अभी मैं बोलूंगी फिर आप भूल जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप प्रेशर हो और जो भी लोग तैयारी कर भी चुके हैं 1-1.5 साल से, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ नुकसान नहीं है। 7-8 मिनट की वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं और ये आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए और जहां भी आपको बातें इंपॉर्टेंट लगे उसको आपको नोट जरूर करना चाहिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, 3R की स्ट्रेटेजी थी मेरी। 3R की स्ट्रेटेजी थी मेरी, रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड रिजोल्यूशन लो और रिफॉर्म करो। बस ये 3R अगर आपने फॉलो कर लिया तो पूरे वीडियो का क्रक्स यही है। आगे हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम एनालाइज करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारी इंग्लिश के लिए। तो 3R स्ट्रेटेजी ये मैं हर चीज के लिए फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल इंग्लिश के लिए ये 3R स्ट्रेटेजी फॉलो करती हूँ और मैथ्स के लिए कुछ अलग और जीएस के लिए कुछ अलग। नहीं, सेम स्ट्रेटेजी मेरी हर सिलेबस के लिए है, हर चैप्टर के लिए है मेरी 3R स्ट्रेटेजी। 3R स्ट्रेटेजी क्या है? पहली आर का मतलब होता है रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, यानी रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम का मतलब है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है। और दूसरा रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब ये हो गया कि हमको वो रिजोल्यूशन लेना है कि हम किस तरीके से इसको सुधार सकते हैं, क्या क्या तरीके इसके हो सकते हैं। रिजोल्यूशन से आप इसका मतलब तरीका समझ लीजिए कि क्या हम इसमें कौन सा नुस्खा आजमाएं या कौन सा तरीका आजमाएं कि हम इसमें सुधार कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और उसमें से हमको बेस्ट अप्रोच को हमको फॉलो करना है और अपने अंदर चेंज लाना है। तो ये मेन पर्पज है मेरा ये 3R स्ट्रेटेजी का। और सबसे ज्यादा मैं ये नहीं चाहती कि आप खूब रटो और वहां से आपको 2 नंबर का फायदा हो। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि आप इनपुट कम लगाइए और आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिले वहां से। तो सबसे पहले मैंने प्री के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जो मतलब कि आने ही आने हैं, वहां से मुझे ये नहीं हो रहा है कि ये चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, मुझे उसमें डाउट नहीं है। मुझे ये है कि हाँ ये चीजें आएंगी और इसमें ही मुझे नंबर उठाना है। तो सबसे पहले क्लोज टेस्ट जो प्री में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको मेंस में फायदा करेगा क्योंकि पैसेज आपको और रीडिंग तो आपको क्लोज टेस्ट में बेशक हेल्प करेगी। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप क्लोज टेस्ट शायद सॉल्व ना कर पाए। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मस्ट है क्योंकि हमें केवल प्री नहीं निकालना। मैं केवल आपको प्री की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगी, मैं आपको मेंस और प्री दोनों की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्लोज टेस्ट करना है और हमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे ध्यान देना है। तो 5 नंबर यहाँ से हमारा क्लोज टेस्ट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्लोज टेस्ट हो गया। दूसरे नंबर पे मैंने इंग्लिश माध्यम एडिटोरियल को रखा है कि आपको ये पढ़ना ही है। अगर आप 10-15 मिनट निकाल के इसको पढ़ सकते हैं तो बेशक पढ़िए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे अगर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सुधारेंगे तो धीरे धीरे आपका वो चीज सुधर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और तीसरे नंबर पे मैंने वोकैब और फिलअप को रखा हुआ है जिसमें जहाँ से 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए, वोकैब केवल हमें वोकैबलरी केवल सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में ही नहीं मिलती है, हमें फिलअप में भी। जैसे कोई मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सेंटेंस आ गया और उसके बीच में एक लाइन दे के बोला यहाँ पे फिलअप करो और 4 ऑप्शन आपको वो कैब के मिल गए, तो आपको ये वो कैब वहां पे भी बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो फिलअप के ऑप्शन में भी आप इसे भर सकते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे वो कैब सेक्शन अगर हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा तो बेशक हमारा फिलअप वगैरह का ऑप्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथे नंबर पर मैंने एरर को रखा है और एरर आजकल आप जानते हैं कि उतनी हार्ड एरर नहीं आ रही है, तो उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एरर के लिए। और उसके बाद से मैंने 5वें नंबर पे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन को रखा है कि और इडियम फ्रेजेस को रखा है जहां से 1-2 क्वेश्चन आएंगे और रटना इसमें ज्यादा पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा है। सबसे पहले अगर आप इन सब चीजों को तैयार करते हैं तो आप यहाँ से 30 नंबर का काम कर देते हैं। तो 30 नंबर का काम कर दिया हमने, बचा और बचा 20 नंबर। 20 नंबर में से इसको इसको रटना है। तो यहाँ से ये हमारा
हो गया। और उसके बाद से एक्टिव पैसिव, जहाँ से हमें फ्री के नंबर मिलने हैं। जो बच्चे सिली मिस्टेक के तहत गलत कर देते हैं वो चीजें हमें नहीं करनी है। और पैसिव और एक्टिव के नंबर, और जो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं होगा यहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख लो यहाँ पे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यहाँ से हमें फ्री के नंबर ही मिलने हैं। क्योंकि एक बार हमने इसको पढ़ लिया तो उसके बाद से सिली का ही ज्यादा यहाँ पे चांस रहता है। और अगर हम वो सिली नहीं करते हैं, हम सिली से बचते हैं, तो यहाँ से हम नंबर उठा सकते हैं। स्पेलिंग एरर तो समझ लीजिए कि फ्री का नंबर है, यहाँ से आपको गलतियां नहीं करनी है। तो जो चीज हमें, मैंने पूरे इंपॉर्टेंस के हिसाब से इसको अरेंज कर दिया है, आपको इसी तरीके से अगर फॉलो करना है तो आप बेशक फॉलो कर सकते हैं। और आगे अब हम देखेंगे दोस्तों, आगे इनके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम इन चीजों को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि कहाँ कहाँ से हम इन चीजों को कर सकते हैं, तो देखिए मैंने ये सोर्सेस भी लिख रखे हैं। समुद्र मंथन जो मैंने वोकैब के लिए फॉलो किया था, और ए टू जेड वोकैब दोनों मैंने फॉलो किया था वोकैब के सेक्शन को सुधारने के लिए। तो सब मैंने समुद्र मंथन पहले कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद से मैंने ए टू जेड बैच वाले से उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। तो सबसे पहली बात, जिन्होंने समुद्र मंथन लिया है वो तो ठीक है, वो तो कर लेंगे। और समुद्र मंथन जो नहीं भी लिए हैं उनके लिए भी मेरे पास उपाय है। जो लोग समुद्र मंथन नहीं ले पा रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं समुद्र मंथन से रिलेटेड सारे जो भी ट्रिक मैंने पढ़े हैं उसको मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगी। उससे क्या होगा कि मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों लोगों का फायदा हो जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, वहां पे सारे अपडेट्स मैं देते रहती हूँ। और उसके बाद से आया ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर के पोर्शन के लिए आप 60 इंपॉर्टेंट रूल को, मैम का 60 इंपॉर्टेंट रूल फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग 60 इंपॉर्टेंट रूल कर चुके हैं और उनके पास टाइम है, तो वो रानी मैम का ए टू जेड ग्रामर वाला भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो किया है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टाइम था। लेकिन अभी सीजीएल के एग्जाम में 2 महीने का समय है, तो पता नहीं आप लोगों के पास टाइम ना हो, तो मेरे हिसाब से तो 60 इंपॉर्टेंट रूल भी अगर आप लोग कर लेंगे तो वो इनफ है। और उसके बाद से अगर आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो आप टॉपिक वाइज एरर करते रहिए। और उसके बाद से मिसलेनियस वाला करते रहिए। और टॉपिक वाइज एरर जब हो जाए तब मिसलेनियस पे आइएगा। क्योंकि एक बार जब टॉपिक वाइज एरर हो जाता है, हम 60-70 क्वेश्चन एक टॉपिक के सॉल्व कर लेते हैं, तो वो चीजें हमें दिखने लगती हैं एरर में। तो एक बार आप टॉपिक वाइज एरर जरूर कर लीजिएगा और उसके बाद से आप मिसलेनियस पे आइएगा। तो जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो आप एरर बनाने में भी कैपेबल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। और रीडिंग के लिए मैंने जो आपको बताया है, तो इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री में एक एडिटोरियल डेली आती है, वहां से आप उस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। और वहां पे ना एनालिसिस भी उसका आता है, मतलब एक ऑडियो फॉर्म में आता है जिसमें वो मैम उनका एनालिसिस करवा देती हैं। तो उससे काफी हमें फायदा हुआ था, तो मैंने वो चीज भी आपके लिए लिख ली है। अगर आपने इतना कर लिया है तो आप, या इसका आधा भी अगर आपने कर लिया है ना, तो आप एक सेक्शनल डेली लगाते रहो। सेक्शनल मॉक दो, पूरा फुल मॉक अगर नहीं दे पा रहे हो तो 1 या 2 सेक्शनल मॉक दो। क्योंकि सेक्शनल मॉक से क्या होता है ना कि हमें अपनी गलतियां कम समय में पता चल जाती हैं। सेक्शनल मॉक मुश्किल से आप इंग्लिश का कितने देर में अटेम्प्ट कर पाओगे, 10 से 15 मिनट भी अगर आप बहुत ही आराम से कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको एक सेक्शनल मॉक देने में। तो ये तो आप खाते पीते भी दे सकते हो वो सेक्शनल मॉक। तो सेक्शनल मॉक लगाया करो, पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सेक्शनल मॉक भी पीवाईक्यू के ही लगाना, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि एग्जाम में वो चीजें हमें क्लिक करती हैं पीवाईक्यू की। जैसे मान लीजिए कि पीवाईक्यू के आप देखते हैं एसएससी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर नहीं भी होते हैं, इस बार वेंडर का जो ड्रामा चल रहा है, तो अगर नहीं भी होता है तो उससे रिलेटेड ही टॉपिक पूछेंगे, ज्यादा इधर उधर का वो नहीं पूछेंगे। और जो भी आप ये सेक्शनल दे रहे हो उसके मिस्टेक्स को जरूर एनालाइज करना, और उसके मिस्टेक्स को जरूर आप लिखना कॉपी में। और कॉपी में लिख करके उसे एक जगह पे उसका एक नोट्स बना लेना, और उसे वीकली रिवाइज करते रहना, या 3 से 4 दिन पे आप उसे रिवाइज करते रहना। क्योंकि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिवीजन इज द की, तो सच में रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। और एक छोटा सा टॉपिक था जो प्रीपोजिशन कंजंक्शन वाला, कभी कभी फिलअप में आ जाता है और कभी कभी हमारे क्लोज टेस्ट में भी वो आ जाता है। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है सच में, जो हर जगह क्लोज टेस्ट में भी आपको हेल्प करेगा और आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी कहीं कहीं पे हेल्प करता है, और आपको फिलअप में भी ये हेल्प करेगा, एरर में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ग्रामर पोर्शन का। तो जो ग्रामर पोर्शन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका मैम ने शॉर्ट्स भी डाल रखा है अपने चैनल पे। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जो भी मुझसे होता है, जो भी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ खुद भी, तो मुझे आप लोगों की भी हेल्प करनी है और खुद भी पढ़ना है। तो ऐसे मैं डेली डेली तो वीडियो नहीं ला पाती हूँ, लेकिन जो मैं
मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं उस टेलीग्राम चैनल में भेज दिया करती हूँ। तो आप भी उससे जुड़ जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी हम पढ़ाई करेंगे उसको शेयर करेंगे, वहाँ पे जो भी बच्चे हैं वहाँ वो भी अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं कि हाँ, आज मैंने ये नया मिला, आज ये पढ़ सकते हो आप। तो आपका अगर मन करे तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। और उसके बाद से अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, तो आपका इंग्लिश में 40 प्लस स्कोर मैं गारंटी देती हूँ कि 40 प्लस स्कोर आपके आ जाएंगे। और 40 प्लस स्कोर इज अ गुड स्कोर इन इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश में आज भी। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज़्यादा वो करेगी। एक बार में मैं सम अप कर देती हूँ अपना जो भी मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको अपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, देन रिजोल्यूशन लेना है कि मुझे कैसे भी इसी चीज को सुधारना है, और उसके बाद से हमें रिफॉर्म्स करना है, और मतलब अपने अंदर चेंज भी लाना है। हर हमको हमेशा इवोल्यूएट करना रहना है खुद को कि हाँ, मेरे अंदर क्या चेंज आया, क्या मैंने इस हफ्ते सीखा, क्या मैंने महीने सीखा, और इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है। और उसके बाद से हमें ऐसे टॉपिक्स पे कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जहाँ से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे इडियम फ्रेज हो गया, हमें इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें इसको कब करना है, जब हमारा क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन पे कमांड हो गया हो, थोड़ा बहुत तो कमांड हो गया हो। ऐसा नहीं है कि दो ही तीन सही हो रहे हो। देखिए, कोई कोई तो एक्सेप्शनल है, कोई कोई तो हमारे भी गलत हो जाते हैं भाई। चार से सीधे हम दो पे आ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका एवरेज स्कोर चार आने लगा हो और उसके बाद से आप अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अगर आपको याद भी करना है तो ज्यादा इस पे टाइम मत दीजिए। अगर आप इस पे 1 घंटे इसी पे दे देंगे तो आपके पास इंग्लिश भी है, जीएस भी है, मैथ्स भी है। तो आप इतने तो समझदार हैं कि आप कहाँ इनपुट दे रहे हैं ज्यादा, कहाँ आउटपुट आपका नहीं आ रहा है, ये आपको पता हो। तो सबसे पहली बात, मैंने इसी तरीके से तैयारी की थी। मुझे पता होता था कि मैं कहाँ इनपुट दूंगी तो मुझे आउटपुट कहाँ ज्यादा मिलेगा। मुझे पता था कि क्लोज टेस्ट में अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में मैं अपना टाइम देती हूँ तो वो मेंस में भी मुझे फायदा करेगा, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करती हूँ तो वो मुझे फिलअप में भी फायदा करेगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी तैयारी की थी। तो आप भी उस चीज को जरूर फॉलो कर सकते हैं। और आज मैंने परमार एसएससी वाला टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आ गए। और कम मार्क्स क्या, उसका तो अभी मार्क्स पता नहीं चला है, पर मुझे पता है कि उसमें मेरे 120 तक के मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो गई। तो आप भी अपने टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी देगी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं भी अपनी तैयारी सीजन की कर रही हूँ। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोगों को वो चीज़ें मिस ना हो, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।